हाय गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा आज आपके पास लेकर आई हूँ डिस्कशन ऑन लॉ पेपर ऑफ यूपीएपीओ। हम 100 क्वेश्चंस तक कर चुके थे, 50 से 100 तक। अब हम 101 से शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि ये इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें डिस्कशंस में जगह जगह लोगों ने उसके आंसर्स कुछ और बताए हैं। देयर वॉज ए कन्फ्यूजन एंड ऑफिशियल की में कुछ और आंसर है, तो क्या हमें प्रोटेस्ट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ये हमें ध्यान देना। सो हम आगे बढ़ेंगे। 101 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दी हुई है, वन इज द स्टेटमेंट अनदर इज द रीजन। हमें बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है, क्या दोनों ट्रू है, और क्या जो स्टेटमेंट है और रीजन है उनका आपस का कॉम्बिनेशन सही है। रीजन इज द रीजन फॉर द स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट कहती है whoever intentionally kidnaps any person from India or from lawful guardianship। इंडिया के अंदर कोई भी किसी भी को भी किडनैप करता है लॉफुल गार्जियनशिप में से या उसके पेरेंट्स के यहाँ से, तो उसकी पनिशमेंट है दैट मे बी एक्सटेंड टू 7 years ओनली। देखिए बीएनएस में ये अब बढ़ चुका है, ये है सेक्शन 363 ऑफ आईपीसी। लेकिन इसमें जो पनिशमेंट थी वो पहले अप टू 3 years थी। अब ये बीएनएस में यही सेक्शन अप टू 7 years हो गया है और ये वाली स्टेटमेंट ओके है, ट्रू है। हमें लॉ के प्रोविजंस जरूर क्लियर होने चाहिए अगर हमें कोई एग्जाम पास करना है। रीजन कहते हैं कि वर्ड लॉफुल गार्जियनशिप इन सेक्शन 137 वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सेक्शन 137 ऑफ बीएनएस है और आईपीसी का 363 है। तो includes any person lawful entrusted with the care and custody of such child or other persons। तो ये वाले स्टेटमेंट, ये वाला रीजन भी करेक्ट है। अब हमें देखना है कि दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं, क्या रीजन जो है वो पहली वाली स्टेटमेंट का रीजन है। सो हमारा जो आंसर है इसमें वो हमारा आंसर बनता है बोथ ए एंड डी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। आंसर इज दिस। कुछ लोगों के डिस्कशंस में अगर आपने देखे होंगे तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन था कि ए फॉल्स है, क्योंकि अगर हम सिर्फ 363 देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन तो उसमें पनिशमेंट कम थी और आर ट्रू है, तो आर तो लॉफुल गार्जियनशिप की डेफिनेशन है, वो तो ट्रू है। तो कुछ लोगों का आंसर ना ये बना रखा था, कुछ लोगों ने डिस्कशंस में ये आंसर बताया होगा, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन अब जब ये पनिशमेंट अनाउंस हो गई है, 137 का जिक्र कर रखा है, तो किडनैपिंग में पनिशमेंट 7 years ही है और 7 years के हिसाब से आंसर डी आएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि किडनैपिंग में जो 7 साल की सजा वाला है उसमें लॉफुल गार्जियनशिप जो डिफाइन कर रखी है वो यही है, तो यानी हमारा आंसर बन जाएगा डी। और इसमें हमारा ऑफिशियल की जो आई है उसमें आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और ऑफिशियल की वाले पेपर में वो आंसर सी पे दे रखा है और ये सी आंसर ही दे रखा है उसमें, तो ये करेक्ट है। हमारा आंसर बन जाता है डी। जब हम 102 पे जाते हैं तो 102 में तो बहुत सीधा सीधा सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बीएनएस डिफाइंस टेररिस्ट एक्ट। तो ये तो हमने बार बार आपको जब भी गाइडेंस दी है ये बताया है कि टेररिस्ट एक्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नए इंसर्शन है, इन पर क्वेश्चंस डेफिनेटली आने हैं। और हम पहले भी देखा हमने ये क्वेश्चन आ चुका है, नाउ ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो हमारे को इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है कि ये सेक्शन 113 है। 111, 112, 113, 113 टेररिस्ट एक्ट है, 112 पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ये सेक्शन 13, ये आंसर हमारा ए बन जाता है और ए ही इसका करेक्ट आंसर है। अब हम जाते हैं 102, सेक्शन 102 भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
ये एविडेंस से रिलेटेड पेपर है, क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। अब तक हमने जो क्वेश्चन देखे हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के जिसमें कि थोड़ा कंफ्यूजन था, तो ये आसान लॉ के बहुत आसान पेपर को हम देख रहे हैं। Who may give the evidence of agreement bearing terms of document under section 102 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो बेरिंग फैक्ट्स पर डॉक्यूमेंट का एविडेंस कौन दे सकता है? जिसने वो डॉक्यूमेंट लिखा है। ये कॉमन सेंस भी है और ये प्रोविजन भी यही कहता है। तो हमारा इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, persons who are not the parties to a document। persons, तो who may give the evidence bearing terms of document? persons who are not the parties to a document। पार्टीज को अलाउड नहीं है, जो पार्टी नहीं है वही दे सकते हैं इसमें। 104 who is given protection from arrest under section 42? ये क्लासिफाइड मेंबर्स हैं जिनको डायरेक्ट अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। इसमें से हम ध्यान से देखेंगे कि किसको दे रखी है प्रोटेक्शन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशियल ऑफिसर्स। तो इसका आंसर हमारा बन जाता है मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स। बाकी सारे लोगों को विद द प्रायर परमिशन या कैसे भी जो प्रोसीजर है उसके थ्रू किया जाएगा। 42 में जो दे रखी है प्रोटेक्शन, 42 BNS, इसको हम खोलेंगे। बाकी सबको भी प्रोटेक्शन है, लेकिन 42 में 42 ऑफ BNSS, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। तो ये प्रोटेक्शन 42 में मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को दे रखी है। इसका आंसर आएगा आर्म्ड फोर्सेस। प्रोटेक्शन सभी को दी हुई है, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रोसीजर इज टू बी, एंड इसके अलग अलग जगहों पर प्रोटेक्शन है। मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को BNSS में। तो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन सेक्शन 42 से रिलेटेड है और BNSS से, इसलिए इसका आंसर आर्म्ड फोर्सेज आएगा। अब हम आ जाते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू BNSS। BNSS यानी CRPC में से आया है ये 105। हमें ही देखना है इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या एक ही करेक्ट है कोई, और है तो कौन सा। तो हम इसका वो देखेंगे। Every police officer while making an arrest shall bear an accurate, visible and clear identification of। ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट से पहले पूरे के पूरे करेक्ट अपना नेम और डेजिग्नेशन, आपने देखा होगा यहाँ पुलिस ऑफिसर की वर्दी पे भी स्टार्स वगैरह से उसकी पहचान है और नाम भी पूरा लिखा होता है। तो बियर विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट व्हिच शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। ये कंपलसरी नहीं है कि उसे 2 विटनेसेस से अरेस्ट करानी जरूरी है और मीमो ऑफ अरेस्ट बनाना है उसी वक्त। मीमो ऑफ अरेस्ट तो बनाना ही है, लेकिन शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 पर्सन नहीं है। तो हमारा आंसर बन जाता है, जहाँ 2 आएगा वहां नहीं है हमारा आंसर। इन तीनों में 2 आया हुआ है और ये हमारा बन जाएगा, एक करेक्ट है, तो आंसर बन जाता है डी। आवर आंसर इज डी। आगे जाएंगे। ए इज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, द फैक्ट दैट आफ्टर कमीशन ऑफ द एलिज्ड क्राइम ए एब्सकॉन्डेड इज रेलेवेंट। दिस इज रेलेवेंट अंडर विच प्रोविजन? एब्सकॉन्डिंग ऑफ अक्यूज किस प्रोविजन में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रोविजन में रेलेवेंट है? ये है सेक्शन 6। आप अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम उठाएंगे तो ये रेलेवेंसी सेक्शन 6 के अंदर है। दिस इज प्रोविजन बेस्ड, नो कंफ्यूजन एट ऑल। द टर्म जेंडर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 210 of Bharatiya Nyaya Sanhita, which includes male, female, transgender. In which section of the transgender persons the term transgender defined? देखिए
मैंने आपको जब मैं गाइडेंस दे रही थी तब मैंने ये बताया था कि जो जो चीज़ें चेंज हुई है उनमें क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। जेंडर वर्ड में भी ऐड किया गया है ट्रांसजेंडर, और ये इम्पोर्टेंट बन जाता था, इस पर क्वेश्चन आ गया हमारा। अब हमें ये बताना है खाली कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट में ये टर्म ट्रांसजेंडर कहाँ डिफाइंड है, तो हम ये भी प्रोविजन बेस्ड है और ये डिफाइंड है सी में 2K में, तो आंसर हमारा बन जाता है सी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमें ये एक्ट भी पता होना चाहिए, हालांकि इट इज प्रोविजन बेस्ड। विलेज चौकीदार अंडर यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू, कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए विलेज चौकीदार यूपी पुलिस एक्ट में रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना विलेज चौकीदार को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये एविडेंस एक्ट से है। व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट, ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट वाले चैप्टर का है, और ये किस प्रोविजन में आ जाता है, सेक्शन 9 में। ये प्रोविजन बेस्ड है और आपको सेक्शन वाइज याद होना चाहिए। हमें एक तो ये याद रखना था कि कहाँ से कहाँ तक क्या क्या आता है, रेलेवेंसी। अब हमें ये मैच करना है, प्रोविजन बेस्ड है, कौन सा किसके साथ मैच करता है, तो मैचिंग में कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो हमें देखना है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है ये हमें देखना है। रॉबरी 308 में नहीं आता बीएनएस के, ये नॉट करेक्टली मैच्ड है। थेफ्ट 303 में है, डेकॉइटी 310 में है, एक्सटॉर्शन 308 में। देखिए डेकॉइटी अगर 310 में है, रॉबरी 308 में नहीं हो सकता, क्योंकि डेकॉइटी के भी कई सेक्शंस हैं। तो अगर रॉबरी 308 में होता तो रॉबरी के अपने ही 308 और 309 सेक्शंस होते, तो फिर 310 पे डेकॉइटी नहीं आ सकता। तो एक तरह से अगर हम वैसे भी अंदाजा लगाएंगे, अगर हमने इस ढंग से भी पढ़ रखा है, तो हम देख सकते हैं कि दिस इज नॉट द करेक्ट मैच। हमारा आंसर बिकम्स डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सस्टेन कन्विक्शन एंड डेथ सेंटेंस, इसमें बहुत कंफ्यूजन था लोगों को, ये बहुत डिस्कस हुआ है। इसमें जो केस है, और इसमें हम करेक्ट आंसर के लिए प्रोटेस्ट में भी जा सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अब्दुल नस्सार, जबकि ज्यादातर लोगों का और आंसर का भी डी आंसर दे रखा है हरदयाल। अब्दुल नस्सार एक ऐसा केस है, केरला का भी रिसेंट केस है, जिसमें सरकमस्टांशियल एविडेंस पर डिस्कशन हुआ है। सरकमस्टांशियल एविडेंस की, इसमें एक 9 साल की लड़की का रेप हुआ, 9 years old girl was raped and murdered. She was going to madrasa in the state of Kerala, and for company she had gone to the house of her friend, where her friend's father has raped her and murdered, and she was put in the septic tank for concealment of the evidence. तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर केस था अब्दुल नस्सार का, 2025 का नया केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डेथ सेंटेंस को कंफर्म किया। वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया इसे। तो ये केस है अब्दुल नस्सार, इसीलिए ये आया है। हरदयाल इज नॉट द करेक्ट आंसर, जो लोग हरदयाल लिख के आए हैं वो करेक्ट आंसर नहीं है। देखिए अगर हम देखें, इसका आंसर अब्दुल नस्सार है, ये हमने देखा, क्योंकि बाकी जो 3 केस हैं वो अलग अलग किसी और मैटर पर हैं, वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर नहीं है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का रिसेंट केस यही है, तो हमारा आंसर बन जाता है अब्दुल नस्सार। विद रेफरेंस टू यूपी पुलिस, इस वाले को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि जो हालांकि प्रोविजन बेस्ड है, लेकिन ये वाला जो एक्ट है वो जनरली हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते कि सेक्शन वाइज रटे कि कौन सा कहाँ पे लिखा है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा
डिफिकल्ट की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। और इसमें जो आंसर है वो पैरा 71 इज रिलेटिंग टू रिक्यूजिशन, तो हमारा आंसर बन जाता है पहले D1। पैरा 66 इज रिलेटिंग टू सब इंस्पेक्टर, तो ये बन जाता है B3। पैरा 66 इज रिलेटिंग टू सब इंस्पेक्टर, पैरा 66 सब इंस्पेक्टर। पैरा 71 इज रिलेटिंग टू रिक्यूजिशन। पैरा 67 इज फॉर हेड कांस्टेबल, तो ये बन जाता है A3 और ये बनता है B2। पैरा 70 बन जाता है यूज ऑफ फोर्स, यानी कि C4, तो हमारा आंसर बनता है A3, B2, C4 एंड D1। तो अगर हम A3 देखें तो ये है, B2 भी ये है, C4 एंड D1, आंसर इज C। यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट्स हैं और हमें बतानी है, देखनी है कि दोनों सही है या एक सही है या दोनों सही नहीं है, और अगर एक दूसरे का रीजन भी है कि नहीं। No oath shall be administered to the accused when he is examined under section 351 of BNSS, ये बात सही है, ट्रू है। The accused is not being examined as a witness by the court, ये गलत है, क्योंकि accused एग्जामिन हो सकता है एज ए विटनेस बाय द कोर्ट अंडर 315 CRPC, तो ये वाली गलत है। तो हमारा आंसर बन जाता है A is true but R is false, तो आंसर इज D। आगे चलेंगे, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट कैन रेफर ए बिल फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, किस आर्टिकल में अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, तो आर्टिकल 200, लेट अस सी, sent it to the president for approval, article 200, answer becomes A। Up to how many days the time period to complete the committal proceedings from the date of taking cognizance, कब तक के लिए, ये देखिए BNSS में इसको टाइम लिमिट कर दिया गया है, और टाइम लिमिट करने के बाद इसका टाइम भी फिक्स कर दिया गया है। तो कितना पीरियड है, मैंने बताया था कि जो नई चीज़ें हैं वो हमें ध्यान देनी है, जिसमें एक्सपीडिशियस स्टाइल के लिए किया है, तो इसका आंसर है 115 का 180 days। With this we close our discussion today and we will proceed further on the next day. Next day we will go for the cut off, कि क्या कट ऑफ आ सकता है, रिजल्ट से पहले हमें ये जानना जरूरी है, सो दैट यू कैन चेक योर आंसर्स एंड तैयारी शुरू कर सकें। थैंक यू।